चलो पहले एक बार इम्पोर्टेंट प्रश्नों को फिर दोहरा देता हूँ। ये बताओ आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक कौन है? एंटोनी लेवोजियर। आगे बताओ केमिस्ट्री शब्द किस भाषा का? ग्रीक भाषा का। किससे बना है? कीमिया से। कीमिया का मतलब काली मिट्टी। चलो आगे बताओ द्रव्य किसे कहते हैं? जिसमें द्रव्यमान होता है और जो स्थान गैप होता है। चलो ठोसों के गुण बताओ। ठोसों के गुण आकार व आयतन निश्चित होता है, कठोर होते हैं, अणु पास होते हैं, आकर्षण बल अधिक होता है, घनत्व अधिक होता है। चलो क्रिस्टलीय अक्रिस्टलीय। क्रिस्टलीय कौन से होते हैं? जो त्रिविम में निश्चित जाल व्यवस्था पाई जाती हो और अक्रिस्टलीय में निश्चित व्यवस्था नहीं पाई जाती। एक उदाहरण बताओ रबड़ किस श्रेणी का है? अक्रिस्टलीय। कांच किस श्रेणी का है? क्वार्ट्ज क्रिस्टलीय। रेजिन अक्रिस्टलीय। चलो ये हमने कर थे। इसके बाद में हमने किए थे क्रिस्टलीय ठोसों का 4 प्रकार बताए थे वर्गीकरण। क्रिस्टलीय ठोसों का सबसे पहला कौन सा था? आणविक। आणविक में अवयवीकरण क्या थे? अणु। दूसरा कौन सा किया था? आयनिक। अवयवीकरण क्या थे? आयन, धनायन और ऋणायन। तीसरा कौन सा किया था? धात्विक। धात्विक में अवयवीकरण क्या थे? धातु। धनायन का धनायन के चारों ओर इलेक्ट्रॉनों का समुद्र। अच्छा अगला बताओ सहसंयोजक बंध में हाँ परमाणु। ठीक है कौन सा बंध पाया जाता था? सहसंयोजक। अच्छा विशाल अणु वर्ध अणु किसे कहते थे? सहसंयोजक। किसे कहते थे? सहसंयोजक। चलो अगला प्रश्न बताओ आपने आणविक ठोस 3 प्रकार के पढ़े। अब H2O कौन से का उदाहरण है? हाइड्रोजन बंध का है ना। चलो एक प्रश्न और बताओ। ये बताओ कॉपर ये किस श्रेणी का? धात्विक ठोस। अच्छा हीरा सहसंयोजक ठोस। कौन सा? सहसंयोजक। सोडियम क्लोराइड आयनिक ठोस। किसका है? आयनिक ठोस। अच्छा एक प्रश्न ये बताओ हम 4 प्रकार के ठोस पढ़ चुके हैं, इनमें विद्युत के सुचालक सबसे अच्छे कौन से होते हैं? कौन से धात्विक ठोस होते हैं? सहसंयोजक नहीं होते। ठोस हमने ठोसों का 4 प्रकार का वर्गीकरण किया। इन 4 प्रकार के वर्गीकरण में विद्युत के सुचालक सबसे अधिक कौन से होते हैं? धात्विक ठोस। अच्छा सबसे अधिक कौन सा धातु विद्युत का सुचालक है? चांदी। सबसे अधिक विद्युत ऋणता किसकी है? फ्लोरीन की। सबसे कठोर धातु कौन सा है? हीरा। कौन सा है? हीरा। सबसे अधिक कठोर धातु कौन सा है? हीरा। बिल्कुल ठीक है। तो सबसे अधिक विद्युत के सुचालक हो गए धात्विक ठोस। धात्विक ठोस ये ठोस अवस्था में भी विद्युत का चलन करते हैं क्योंकि इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अच्छा एक बात बताओ आयनिक जो ठोस है आयनिक ठोस उनके मध्य कौन सा बल पाया जाता है? परबल स्थिर विद्युत आकर्षण। परबल स्थिर विद्युत। अच्छा ये बताओ आयनिक ठोस अवस्था में विद्युत का संचालन करते हैं या नहीं करते? ठोस अवस्था में नहीं करते, गलित या विलयन की अवस्था में करते हैं। यहाँ तक पूरा क्लियर है। अब आज हम आगे बढ़ाते हैं क्लास को। कल हमने चौथा जो पाठ करे थे सहसंयोजक ठोस या नेटवर्क ठोस, उसमें हमने पढ़ा था कि इनमें सहसंयोजक बंध पाए जाते हैं और इनकी इकाई परमाणु है। सहसंयोजक बंध आपस में मिलकर के वृहद अणु बना लेते हैं और इसके 2 मुख्य उदाहरण किए थे, एक तो हीरा और एक ग्रेफाइट। एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है एग्जाम की दृष्टि से, हीरा और ग्रेफाइट में अंतर लिखिए। ये प्रश्न मैंने कल आपको दिया था है ना, आप लोग तैयार करके आए हैं। मैं एक बार पुनः बता देता हूँ। देखो हीरा व ग्रेफाइट में अंतर इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में आता है।
हीरा, एक तो ये दोनों ही कार्बन के प्ररूप है। किसके प्ररूप है? कार्बन के अपरूप, मतलब दोनों में ही, दोनों का कार्बन ही, कार्बन का एक कठोर रूप है वो हीरा हो गया और मुलायम रूप है वो क्या हो गया? ग्रेफाइट। दोनों किसके प्ररूप हो गए? कार्बन के। हीरा है ये सबसे कठोर धातु है। हीरा क्या है? सबसे कठोर धातु है। और जबकि ये ग्रेफाइट, ग्रेफाइट क्या है? ग्रेफाइट मुलायम धातु। अच्छा, हीरा है ये विद्युत का क्या होता है? कुचालक। और जबकि ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक। इस पे हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि ये विद्युत का सुचालक क्यों होता है। कौन? हाँ, मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण। बिल्कुल ठीक है, अभी बंद के आधार पे करेंगे। अच्छा, ये क्या होगा? विद्युत का सुचालक। अच्छा, हीरे में कौन सी संरचना पाई जाती है? चतुष्फलक की संरचना। और ग्रेफाइट में कौन सी पाई जाती है? षटकोणीय परतदार संरचना। अच्छा, हीरा में कार्बन परमाणु कौन सी संक्रिय अवस्था में? और इसमें कार्बन परमाणु किस अवस्था में? sp2। अच्छा, थोड़ी सी संरचना के आधार पर हम व्याख्या करते हैं। एक तो दो व्याख्या करेंगे। हीरा कठोर होता है और विद्युत का कुचालक होता है। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है और मुलायम होता है। क्या कारण है? वो इनकी संरचना के कारण है। संरचना के कारण कैसे? हीरा की जो संरचना है वो कौन सी है? चतुष्फलकीय। क्या है? चतुष्फलकीय। और इसमें जो कार्बन है उस पर कौन सा संकरण पाया जाता है? तो ये बहुत कठोर धातु हो जाता है। कैसा हो जाता है? कठोर। और ये जो ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट, इसमें कार्बन पर कौन सा संकरण है? और इसकी संरचना कौन सी है? षटकोणीय परतदार संरचना। षटकोणीय परतदार संरचना। इसमें देखो क्या होता है, ये पर एक तो ये हो गई इसकी संरचना, और दूसरी जो परमाणु है वो इतनी दूर हो गई, तो ये बीच में परत आ गई ना, परत आ गई। अच्छा, इस परत के कारण ये क्या करते हैं? मुलायम होते हैं। इनका बंध छोड़ना इजी हो जाता है और ये क्या है? मुलायम। तो एक प्रश्न का जवाब दे दोगे कि हीरा कठोर है जबकि ग्रेफाइट मुलायम है। उसका मुलायम का क्या कारण है? परतदार संरचना। एक परत, तीन परत को आसानी से हटाया जा सकता है, इसलिए ये क्या है? मुलायम। अच्छा, एक देखो, हीरा विद्युत का सुचालक है। हीरा विद्युत का क्या है? सुचालक। सुचालक नहीं हीरा, ग्रेफाइट हीरा क्या है? कुचालक। सुचालक कौन है? ग्रेफाइट। किसका? विद्युत का। क्यों है वो कारण? उसमें इसमें कार्बन परमाणु है। कार्बन परमाणु पे sp3 संकरण पाया जाता है। कार्बन परमाणु क्या पाया जाता है? sp3 संकरण। अच्छा, इसमें ये तीन तो बंध में भाग ले लेते हैं और ग्रेफाइट में हाँ, ग्रेफाइट में इसमें जो एक है ना sp3 वाला, ये sp2 तो देखो कार्बन में वैसे पाया जाता है sp3 संकरण, परंतु हीरा में जो कार्बन होता है ना उसमें दो तो काम में आ जाते हैं sp2, है ना। एक है वो मुक्त इलेक्ट्रॉन रखता है। तो आप क्या कहोगे? ग्रेफाइट में एक इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है कार्बन में, इसलिए ये विद्युत का सुचालक, विद्युत का सुचालक है। तो आप कर दोगे। हीरा और ग्रेफाइट में अंतर लिखो। हीरा सबसे कठोर है और ये मुलायम है। ये विद्युत का कुचालक है, ये विद्युत का सुचालक है। इसमें चतुष्फलकीय संरचना, इसमें षटकोणीय है। कार्बन परमाणु कौन सा है? sp3। और कार्बन परमाणु क्या है? संरचना बनाओ। चलिए अब हम आगे चलते हैं। ये तो अब नया टॉपिक हम शुरू कर रहे हैं। कौन सा करते हैं? क्रिस्टल जालक। सुनो, क्रिस्टल जालक क्या होता है? अभी तक तो आप परिचित हो चुके हो। इससे ठोस क्या होते हैं, द्रव क्या होते हैं और गैस क्या होते हैं। एक तो इससे परिचित। एक ठोस दो प्रकार की बता दी, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। अच्छा, फिर इसके साथ में आप एक और भी चीज सीख चुके हो। क्रिस्टलीय ठोस चार प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? क्रिस्टलीय ठोस, आणविक,
धात्विक और सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस। अच्छा, फिर आपने क्रिस्टलीय विषमदेशिकता, दीर्घप्राची, सतत वक्र, असतत वक्र, ये सब क्लियर हो चुका। अब हम ये जो क्रिस्टलीय ठोस है ना, क्रिस्टलीय ठोस, इनकी संरचना पे चर्चा करें। क्रिस्टलीय ठोस किस प्रकार के बने हैं। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ, ये दीवार देखो, ये जो दीवार है ना, कैसे बनी है दीवार किस प्रकार से बनी है, ईंट पर ईंट रखते हैं, निश्चित एक ईंट है, इस पर दूसरे, इसी तरह से बनी है ना। तो क्रिस्टल कैसे बने, क्रिस्टल में अवयवी कण है, अणु भी हो सकते हैं, परमाणु भी हो सकते हैं। जैसे वैसे में दिखाई नहीं देते हमारी आंखों से, पर जब इनका अध्ययन करते हैं ना सूक्ष्मदर्शी यंत्रों से, तो इनकी निश्चित संरचना होती है। ये जैसे घन हो गया, इस घन के कोणों पर ये हमारे परमाणु हो गए, घन के कोणों पर क्या हुए, परमाणु हो गए। तो ये निश्चित क्रम में क्रिस्टलीय ठोसों का निश्चित पैटर्न होता है। अब इस पे चर्चा करेंगे, इनकी संरचना कैसे बनते हैं। जैसे दीवार बन गई, एक ईंट पे दूसरी, दूसरी ईंट पे तीसरी, तीसरी ईंट पे चौथी, इस तरह से चलती जाएंगे ना। तो इन क्रिस्टलों की संरचना कैसी होती है उसके बारे में, तो ये नया टॉपिक क्रिस्टल जालक। क्रिस्टल जालक, क्रिस्टल जालक क्या है, किसी क्रिस्टल में अवयवी कणों को क्या कर देते हैं, बिंदु की नियमित त्रिविमीय व्यवस्था को क्रिस्टल जालक कहते हैं। सभी आप परिभाषा याद कर लोगे। किसी क्रिस्टल में अवयवी कणों, ये अवयवी कण हो गए, अवयवी कणों की नियमित त्रिविमीय व्यवस्था को क्रिस्टल जालक कहते हैं। जैसे एक ईंट, उस पर दूसरी ईंट, फिर तीसरी ईंट, तो इसी तरह से प्रत्येक जो क्रिस्टल बना है उसमें जो अवयवी कण है उनकी नियमित त्रिविमीय व्यवस्था को क्रिस्टल जालक कहते हैं। तो एक बार परिभाषा फिर बता दो आप मेरे को, क्रिस्टलीय जालक किसे कहते हैं, किसी क्रिस्टल में अवयवी कणों की नियमित व्यवस्था को क्रिस्टल जालक कहते हैं। अच्छा, ये तीन प्रकार से बन सकते हैं क्रिस्टल जालक। कितने प्रकार से बन सकते हैं, देखो सबसे पहले है एक विमीय जालक। पहला क्या है, एक विमीय जालक, एक विमीय जालक। देखो ये एक, ये एक इकाई हो गई, एक इकाई हो गई ना। इसी पर एक और रख दो, इसी पर इसी जैसी एक और रख दो, तो इसको बोलते हैं एक विमीय जालक। परिभाषा सुनो, जब अवयवी कणों की पुनरावृत्ति एक सरल रेखा में होती है तो उसे एक विमीय जालक कहते हैं। तो एक विमीय जालक क्या हो गया, जब अवयवी कणों की पुनरावृत्ति एक सरल रेखा में होती है तो उसे एक विमीय जालक कहते हैं। मतलब एक विमीय होगा, इस पर एक और रख दें, इस पर फिर और रख दें, मतलब मूल इकाई ये है एक विमीय जालक। ठीक है, अब देखो दूसरी है द्विविमीय जालक। द्विविमीय जालक क्या है, जब अवयवी कणों की पुनरावृत्ति किसी तल में होती है तो उसे द्विविमीय जालक कहते हैं। सुनो, ये तल हो गया, एक इस पर और ये ए और ये बी। अब ये पूरा जो क्रिस्टल बना ना, इस इकाई से जुड़ने से बना, ए बी, ये तल, इस पर इसी जैसी ये रख दी, 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 तो ऐसो जालकों क्या बोलते हैं, त्रिविमीय जालक। द्विविमीय जालक क्या बोलते हैं, द्विविमीय जालक। एक बार पुनः सुनो,
जब अवयवी कणों की पुनरावृत्ति इसी तल में होती है तो इसे क्या कहते हैं? तल। ये लंबाई और ये चौड़ाई। देखो ये लंबाई और ये चौड़ाई तल हो गए। अच्छा, त्रिविमीय जालक देखो। त्रिविमीय जालक क्या होता है? जब अवयवी कणों की पुनरावृत्ति त्रिविमीय होती है तो उसे क्या कहते हैं? त्रिविमीय जालक। उसे क्या कहते हैं? त्रिविमीय जालक। तो ये क्रिस्टल जालक हो गया। परिभाषा बता दो एक बार, क्रिस्टल जालक की किसे कहते हैं? क्रिस्टल जालक कहते हैं। अब अगला हेडिंग हम लिखते हैं, एक क्रिस्टल जालक के अभिलक्षण। एक क्रिस्टल जालक के अभिलक्षण। एक क्रिस्टल जालक के अभिलक्षण। क्रिस्टल जालक होता है ना, उसके क्या क्या लक्षण होते हैं, क्या क्या विशेषता होती है। देखो अब है क्रिस्टल जालक। अभी आपने एक परिभाषा पढ़ी थी क्रिस्टल जालक, क्या पढ़ी थी बताओ? क्रिस्टल जालक हमने पढ़ा था, किसी क्रिस्टल में अवयवी कणों की नियमित ज्यामितीय व्यवस्था। नियमित ज्यामितीय व्यवस्था क्या कहते हैं? क्रिस्टल जालक। तो इस क्रिस्टल जालक के कौन कौन से अभिलक्षण, कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं या इसके कौन से लक्षण होते हैं? पहला देखो, जालक में प्रत्येक बिंदु को जालक बिंदु अथवा जालक स्थल कहते हैं। ये पूरा का पूरा क्या है? ये पूरा का पूरा क्रिस्टल जालक है। ये पूरी आकृति क्या है? क्रिस्टल जालक। अच्छा, इस क्रिस्टल जालक में ये हमने बिंदु दर्शा रखे हैं। ये क्या दर्शा रखे हैं? ये बिंदु क्या है? हाँ, अवयवी कण। ये क्या है? अवयवी कण। इनको किससे जोड़ देते हैं? सीधी रेखाओं से। इनको क्या जोड़ देते हैं? सीधी रेखाओं से। फिर जो संरचना बनती है वो कहलाती है क्रिस्टल जालक। तो इसमें देखो, जालक में प्रत्येक बिंदु को जालक बिंदु अथवा जालक स्थल कहते हैं। ये क्या हो गए? जालक बिंदु। क्रिस्टल जालक का प्रत्येक बिंदु, ये जो बिंदु है ये किसको दर्शाता है? अवयवी कण को। ये है अवयवी कण। ये क्या है? अवयवी कण। अच्छा, ये अवयवी कण क्या हो सकते हैं? अवयवी कण ये परमाणु भी हो सकते हैं, परमाणु भी हो सकते हैं, आयन भी हो सकते हैं और अणु भी हो सकते हैं। और क्या हो सकते हैं? अणु। जैसे सोडियम Na परमाणु, Na+ सोडियम का आयन हो गया। बिल्कुल ठीक है। आगे देखो, जालक बिंदुओं को सीधी रेखा से जोड़ा जाता है जिससे जालक की ज्यामिति व्यक्त की जा सके। ये जो जालक बिंदु है इनको किससे जोड़ दिया? सीधी रेखा से। किन से जोड़ दिया? सीधी रेखा से। और सीधी रेखा से जोड़ के हम क्या करते हैं? जालक की ज्यामिति व्यक्त करते हैं। अब जिन समतल पृष्ठों द्वारा जालक बंधे रहते हैं, जालक बंधे रहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? फलक। ये जालक जो बंधे हुए रहते हैं इन्हें क्या कहते हैं? फलक। जैसे ये कमरा है ना, कमरा है, ये क्या होगी? फलक। ये क्या होगी? फलक। अच्छा, वो क्या होगी? फलक। ये क्या होगी? फलक। जिन समतल पृष्ठों द्वारा जालक बंधे रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? फलक। अच्छा, दो समीपवर्ती फलकों के प्रतिच्छेदन से किनारा बनता है। देखो, एक फलक तो ये होगी और एक फलक हो गई ये। इन दोनों जहां मिलते हैं ये क्या बन गया? किनारा। ये क्या बन गया? किनारा। तो आप फलक समझ गए, आप किनारा समझ गए। अच्छा, ये किसकी विशेषता है, लक्षण है? क्रिस्टल जालक। किसके? क्रिस्टल जालक। एक बात इसको आप ध्यान रखना, जिससे ये हमारा जो कमरा है ये घन में तो क्या होता है? लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर होती है
और घनाभ में क्या होता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर नहीं होती। ये घनाभ के आकार का अपना कमरा है ना। तो इसमें एक बार आप याद रख लो, जो घन होता है ना, घन, उसमें फलक कितनी होती है, 6। एक इसके सामने 2 फलक, एक फलक 3, एक फलक 4, एक ऊपर 1। तो घन में कितनी फलक होगी, 6। अच्छा, किनारे देखो, किनारे कितने होते हैं, ये फलक और ये नीचे वाली, तो एक किनारा, ये फलक, एक छत वाले फलक 2। अच्छा, फिर 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितने किनारे हो गए, 12। किनारे कितने हो गए, 12। अच्छा, कोने कितने हो गए, देखो ये मिले, एक कोना, 2 कोना, 3 कोना, 4 5 6 7 8। तो याद रखोगे, घन या घनाभ में 6 फलक होते हैं और किनारे कितने होते हैं, 12, और कोने कितने होते हैं, 8। इसको ध्यान रखना, ठीक है। ये क्या कहलाता हमारा, क्रिस्टल जाल, क्रिस्टल जाल। अच्छा, एक खूब इंपोर्टेंट प्रश्न है, छोटा जो प्रश्न आता है ना, ये किसी भी जो क्रिस्टल जाल है, 14 प्रकार के होते हैं। क्रिस्टल जाल कितने प्रकार के होते हैं, 14। मतलब इनकी आकृति 14 प्रकार से बनाई जाती है और वैज्ञानिक ब्रेवे के नाम पर इन्हें क्या कहते हैं, ब्रेवे जाल। अब एक प्रश्न आप बता दो, ब्रेवे जाल कितने प्रकार के हो गए, 14। ब्रेवे जाल कितने हो गए, 14। ब्रेवे एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने इनकी क्रिस्टलीय संरचना के बारे में अध्ययन करके बताया था कि ये जो क्रिस्टल जाल का 14 प्रकार से व्यक्त करते हैं। तो ब्रेवे जाल कितने प्रकार के कर देंगे, 14 प्रकार के। चलो, अब अगला हम खूब इंपोर्टेंट चीज कर रहे हैं। आपने पूरा क्रिस्टल जाल पढ़ लिया। क्रिस्टल जाल ये बिंदु होते हैं जो अविविकर्ण, अणु, परमाणु, आयन से दर्शाते हैं। इनको सरल रेखाओं में दर्शाया जाता है। इसके फलक होते हैं, किनारे होते हैं, कोण होते हैं, ठीक है। अब हम अगला खूब इंपोर्टेंट लेंगे, एकक कोष्टिका, एकक कोष्टिका। तो अगला हेडिंग लिखते हैं हम, एकक कोष्टिका। चलो, अब खूब इंपोर्टेंट है एकक कोष्टिका। क्या है एकक कोष्टिका, एक बार फिर देखो। एकक कोष्टिका को क्या कहते हैं, मात्र कोष्टक, या इसे क्या कहते हैं, इकाई शैली। जैसे मैंने दीवार का उदाहरण दिया था ना, दीवार में ईंट, एक ईंट से दूसरी, दूसरी से तीसरी, इसी तरह से एकक कोष्टिका क्या है, परिभाषा सुनो, किसी क्रिस्टल जालक का वह सबसे छोटा भाग। थोड़ी देर पहले हमने क्रिस्टल जाल किया था ना, तो किसी क्रिस्टल जालक का वह सबसे छोटा भाग जिसकी तिथि में पुनरावृत्ति, मतलब बार बार, एक बार वो फिर वही पुनरावृत्ति से क्रिस्टल का निर्माण होता है, उसे एकक कोष्टिका कहते हैं। ये परिभाषा भी याद कर लेना। तो परिभाषा बताओ एकक कोष्टक की, किसी क्रिस्टल जालक का वह सबसे छोटा भाग जिसकी तिथि में पुनरावृत्ति से क्रिस्टल का निर्माण होता है, एकक कोष्टिका कहते हैं। एक बार इधर देखो, ये पूरा तो है क्रिस्टल जाल, पूरा क्रिस्टल जाल है, और इसमें इसका ये छोटा जो भाग है, इसी से पुनरावृत्ति से, इससे ये बन गया, इसके ऊपर और लग जाएगा, एक यही भाग इधर जुड़ गया, यही भाग इधर जुड़ गया, मतलब मूल ईंट ये है, इसी का बार बार से पुनरावृत्ति हो रहा है, इससे क्रिस्टल जालक बन रहा है। तो इसे क्या बोलते हैं, एकक कोष्टिका। तो ये कौन सा भाग हो गया, एकक कोष्टिका, जो रेखांकित कर रखा ना, ये कौन सा है। चलो आगे देखो, एकक कोष्टिका के अभिलक्षण, इसके लिखो, वेरी 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 एग्जाम में आएगा, खूब इंपोर्टेंट क्वेश्चन। एकक कोष्टिका के अभिलक्षण क्या है, एकक कोष्टिका के तीनों किनारों की विमाओं को, किसकी विमा को, तीनों किनारे। पुनः सुनो, एक बार यहां देखो, ये दीवार, ये फलक है, इसका ये कोना है, तो इसमें देखो
कितने किनारे हो गए? 3। एक किनारा, 2 किनारा, 3 किनारा, 3 हो गए ना, 3 किनारा। अच्छा ये देखो, एक किनारा, 2 किनारा, 3 किनारा हो गए। ध्यान से सुना, एक कोष्टिका का, ये हमने जो एक कोष्टिका है ना, ये एक कोष्टिका ले ली, ठीक है। इस एक कोष्टिका के एक किनारा, 2 किनारा, 3 किनारा, एक कोष्टिका के तीनों किनारों की विमाओं, अक्षों की या अक्षों की लंबाई को किससे व्यक्त करते हैं? ए बी सी के द्वारा दर्शाते हैं। ये तो गया ए, इसकी लंबाई किसे दर्शा दी? ए। इसको किसे दर्शा दिया? बी से। इसको किसे दर्शा दिया? तो लंबाई तो क्या होगी? ए बी सी। मतलब एक कोष्टिका के किनारों की जो विमा है ना, किनारे या अक्षों की जो लंबाई को ए और बी सी से दर्शाते हैं, जो कि परस्पर लंबवत हो भी सकते हैं और नहीं। मतलब ये 90 डिग्री का कोण हो भी सकता है और नहीं भी। 14 प्रकार के ग्रेविट जालक होते हैं, तो कुछ में है 90 डिग्री, कुछ में नहीं है। अच्छा तो देखो 3 पैरामीटर तो ये हो गए, कौन कौन से? ए बी सी। ए बी सी क्या है आप बताओ? किनारों की विमाएं या अक्षों की लंबाई। अच्छा दूसरा देखो, किनारों के मध्य कोण। ये जो किनारे है ना, इनके मध्य जो कोण बन रहे हैं, इधर देखो, ये तो भुजा कौन सी है? बी और ये सी। बी और सी किनारे मिलते हैं ना, बी और सी, इनके मध्य कौन सा कोण बन गया? एल। अच्छा ये बी और ए के मध्य कौन सा बन गया? गामा। और ए और सी के मध्य कौन सा बन गया? बीटा। तो एल्फा बीटा गामा, ये क्या हुए? किनारों के मध्य कोण। किनारों के मध्य कोण एल्फा। एल्फा किस कौन कौन सी भुजा? बी और सी के। और बीटा कौन सी? ए और सी के मध्य। गामा कौन सी? ए और बी के मध्य के द्वारा दर्शाते हैं। इन्हें एक कोष्टिका के 6 पैरामीटर कहते हैं। वेरी वेरी वेरी। एक कोष्टिका के कितने पैरामीटर होते हैं? 6। नाम बता दो 6। ए बी सी अल्फा बीटा गामा। अपना टेस्ट होगा ना, उसमें 1% में ये दूंगा, अभी से आप याद कर लोगे। एक कोष्टिका कितने पैरामीटर होते हैं? 6। कौन कौन से? ए बी सी अल्फा बीटा गामा। अच्छा क्या काम आते हैं ये पैरामीटर? ये क्या काम होते हैं? ये एक कोष्टिका का आकार व आकृति का निर्धारण करते हैं। इसका निर्धारण करते हैं, एक कोष्टिका का आकार व आकृति का निर्धारण करते हैं। एक बात आप मेरे को पुनः बता दो, एक कोष्टिका के कितने पैरामीटर होते हैं? 6। नाम बताओ। ए बी सी अल्फा बीटा गामा। ए बी सी क्या है? दूरियां, विमाएं किसकी? किनारों की। और अल्फा बीटा गामा क्या है? कोण। किसके? जहाँ किनारे मिलते हैं, किनारे मिलते हैं। अच्छा अब ये बताओ, अल्फा कोण कौन सी विमाओं के मध्य होता है? बी और सी। और बीटा ए और सी। और गामा ए व बी के मध्य। तो एक कोष्टिका कितने हो गए? 6। एक कोष्टिका क्या होती है? किसी क्रिस्टल जालक का वह सबसे छोटा भाग जिसकी निर्माण कोष्टिका निर्माण होता है, एक कोष्टिका कहलाता है। ये चित्र हो गया, ये आप तैयार कर लेंगे।